अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। और अभी तक हमने 10 चैप्टर्स कर लिए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे होती हैं जो जिनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते, तो ये वो वाले चैप्टर है। अभी तक हमने 10 चैप्टर वो वाले कर लिए हैं और अब ये 11वां चैप्टर है। फ्लूइड की डेफिनेशन इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। फ्लूइड इज द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस which begins to flow when external force is applied on it। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। गैसेस को भी आप फ्लूइड कहते हैं। इंग्लिश में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश को अगर हम यूज करें तो हमारे जहन में जो फ्लूइड का वर्ड आता है वो सिर्फ लिक्विड की वो लेकर आता है। लेकिन फिजिक्स में गैसेस भी क्या होती हैं? गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, क्योंकि गैसेस भी फ्लो करती हैं। हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। Fluids do not have their own shape but take the shape of containing vessel। कोई फिक्स शेप इनकी नहीं होती। The branch of physics which deals with the study of fluid at rest is called hydrostatics, and in motion is called hydrodynamics। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपने जुबानी याद करनी है। प्रेशर, पहले हम सॉलिड्स के लिए प्रेशर को हमने डिस्कस किया, अब हम देखते हैं लिक्विड के लिए प्रेशर क्या होता है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दैट सरफेस। सॉलिड के केस में आप प्रेशर का वर्ड यूज करेंगे और लिक्विड के केस में आप थ्रस्ट का वर्ड यूज करेंगे, तो ये बेस्ट वर्ड है। The normal force are thrust exerted by liquid at rest per unit area of surface in contact with it is called pressure of liquid or hydrostatic pressure। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये वेसल है ना, ये सारा जो लिक्विड है, तो इस बर्तन पर क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड बोलेंगे। और इसी थ्रस्ट ऑफ लिक्विड को 5 यूनिट एरिया अगर आप वो लें तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये प्रेशर बन जाएगा। थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ओवरऑल प्रेशर, और मतलब जो फोर्स है ओवरऑल, और प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आगे इसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स कौन सी है? थ्रस्ट वाली फोर्स है, ये याद रखना है। लिक्विड के केस में ये एफ क्या होता है? एफ थ्रस्ट होता है ऑफ द लिक्विड, और ये भी नॉर्मल फोर्स होती है। ये यूनिट्स आ गए। At a point, pressure act in all direction and a definite direction is not associated with it। So pressure is a tensor quantity। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। इसी तरह जो करंट है वो भी कुछ बुक्स उसको टेंसर पढ़ती हैं और कुछ बुक्स उसको स्केलर पढ़ती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में एमसीक्यू किस तरह का आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से जाहिर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। और आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होती है? हमारे इर्द गिर्द वो सराउंडिंग जिसमें गैसेस के मिक्सचर मौजूद है, उस सराउंडिंग को आप क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसमें 73% नाइट्रोजन होती है, 28% ऑक्सीजन होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट वो रेशियोज होती हैं थोड़ी सी। ये सारा मिलके क्या बनाते हैं? इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब जाहिर है प्रेशर वो गैसेस से मिलकर बना है, तो जाहिर है कि गैस भी क्या करेगी? गैस भी प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। तो उस प्रेशर को आप क्या बोलती हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलती हैं। द गैसियस envelope surrounding by the earth is called earth atmosphere, and pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure।
सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल इस नियरली, ये इसका वो वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, पेपर में एमसीक्यू में आती है। और इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल। बाकी जो यूनिट्स हैं, टार हो गया, बार हो गया, एटमॉस्फेयर किसके इक्वल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एटमॉस्फेयर इतने के इक्वल होता है, बार के इक्वल होता है, और टार के। अब सर ने सवाल पूछा है, डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये पूरी एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर लगा रही है, ठीक है। दिस प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये सरफेस ऑफ अर्थ या सी लेवल पे ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाती हैं, सी लेवल से दूर जाती हैं, तो इसकी प्रेशर, इसकी जो प्रेशर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, सी लेवल ही को हमने, अब देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेते हैं। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने लिया, तो उसको हमने स्टैंडर्ड लिया है। वो स्टैंडर्ड क्या, सी लेवल। वैल्यू ऑफ जी आप मालूम वो करती हैं, बताती हैं, तो आप उसका सरफेस ऑफ अर्थ पे बताती हैं कि इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो यानी कि किस हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने सी लेवल को ही हमने स्टैंडर्ड लिया है। तो इसकी क्या रीजन, कोई बता सकता है? कि सी जब भी आप बोलेंगे ना, तो आप हमेशा सी लेवल से बात करेंगे कि सी लेवल से इतना इसका वो प्रेशर है। तो कोई बता सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में हम सी लेवल को स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? किसी को नहीं पता? देखिए, अगर आप गौर करें ना, तो समंदर जो सी लेवल है, यहाँ पर हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम यहाँ पर अब वो हवा का दबाव होता है, क्योंकि जाहिर है कि वो उसमें उर्दू में उसको कहते हैं मद्दो जैसा, इंग्लिश में मुझे उसका नाम आप मुझे बोल गया है। तो वहां पे ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि हवा का जो गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर उसकी जहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये सारे वहां पर फिर चक्कर चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर आप क्या करती हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि हमने प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सी लेवल पर होता है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, उसको हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, क्योंकि वो जो सारा एक साइकिल होता है, गर्म हवा का ऊपर उठना, फिर ठंडी हवा का आना, तो ये सारा कुछ सी लेवल पे ही मैक्सिमम होता है। समुद्री हवाएं जिससे आप कहते हैं कि चलती हैं। तो आप आपने देखा भी होगा कि जब वो तूफान आता है, वो समंदर का जो सैलाब आता है, तो वहां पर भी जहाँ अभी सैलाब पार जहाँ पर यहाँ पर है ना, इस इस जगह पर है। और यहाँ पर आपको हवा के शदीद दबाव वहां पर मतलब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि वो जो तूफान होता है समंदरी, वो तो दूर होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पर भी आप उसको फील कर सकती हैं। तो यही वजह है कि आप एटमॉस्फेयर को, सॉरी, सी लेवल को आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपने देखा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जब हम हाइट पे जाती हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यही वजह है कि जमीन पर पानी जो होता है, इसको आपने बॉईल करना है, तो बॉईल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जब आप हवा वो बुलंदी पर जाते हैं ना,
वहां पर पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी बॉयल हो जाएगा। डिपेंड करेगा कितना प्रेशर आप पर वहां पर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, लेकिन हम इसको फील नहीं कर पा रहे। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कई हाथियों के बराबर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर हम पर लग रहा होता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के अंदर रह रहे हैं, तो जाहिर है कि हम पर ये बहुत ही हाई अमाउंट में हम ये प्रेशर होता है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको फील नहीं कर पाते। इसकी क्या रीजन है? वाई वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो देखें, चीज हम वही फील हम करते हैं जहां पर हमें नेट मिले, नेट फोर्स मिले या नेट प्रेशर मिले। जितना प्रेशर हम पे एटमॉस्फेयर लग रहा होता है, उतना ही हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इंटरनल प्रेशर रखा हुआ है। ब्लड प्रेशर आप उसको कह सकती हैं, और भी वो डिफरेंट वो जो ब्लड की वजह से फ्लो कर उसका प्रेशर हो गया। हमारे अंदर फिर जो हवा निकलती है, ये सारे जो है ना, हमारे इसको आप इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। तो इंटरनल प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, तो इस वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो यही वजह है कि हम इस प्रेशर को फील आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप हाइट पे जाते हैं, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा, वो सॉरी कम हो जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो चेंज हो गया है, वो अब कम हो गया है। तो यही वजह है कि जब आप वो बुलंदी पर जाती हैं तो आपके जो नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लग रहा है वो कम है, और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है। तो इस वजह से वहां पर जो है ना, आपको ये थोड़ा ब्लीडिंग का आपको इश्यू आ सकता है। क्वांटिटी कम हो जाती है ना फजीला, क्योंकि जाहिर है कि ये प्रेशर आप पे किस वजह से लग रहा है, क्योंकि गैसेस मौजूद है उस वजह से लग रहा है। क्योंकि ये पूरी जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी है, जिसमें 73% नाइट्रोजन है, और आई थिंक तो कार्बन ऑक्सीजन 28% है, और 2% शायद कार्बन डाइऑक्साइड या 0.2। ये जो क्वांटिटी है ना इनकी वेरी होती है। आपने पढ़ा भी था कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, हर लेयर में जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जब क्वांटिटी डिफरेंट होगी तो फिर इसका जो प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं ये आपको बता रहा था कि जमीन पर आप पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब आप बुलंदी पर जाएंगे तो वहां पर आपको खाना पकाने में मसला आएगा। क्यों? वैसे इस पर मैंने डिटेल लेक्चर हमारे हो चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। खाना पकता कैसे है? खाना तभी पकता है कि जब उसको प्रॉपर हीट मिले, और वो हीट आप कैसे देती हैं? पानी के जरिए देती हैं। अगर पानी ना हो तो यानी कि डायरेक्ट आप जो भी आपकी सब्जी या गोश्त वगैरह है उसमें पानी अपना डालें, डायरेक्ट चूल्हे के अंदर रख दें तो उसने जल जाना है। तो उसको जलने से बचाने के लिए, प्रॉपर उसको अंदर तक हीट पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पानी यूज करते हैं। तो फिर अगर आप जो बड़ा गोश्त होता है या ऐसा जानवर जिसको मतलब जो जल्दी बॉयल नहीं होता, तो वहां पर आप क्या कहते हैं? वहां पर आप हांडी पे गोश्त नहीं बनाते, वहां पर आप वो प्रेशर कुकर में वो बनाते हैं। आप कहते हैं कि ये गोश्त इतनी जल्दी वो गलना नहीं है, तो वहां पर फिर आप क्या कहते हैं? कुकर में वो आप गोश्त बनाती हैं। तो यही रीजन है कि अगर आप हांडी में बनाएं तो हांडी के अंदर वो प्रेशर आपको, वो रिक्वायर्ड प्रेशर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर क्या करता है? वो उसके अंदर वो आपको रिक्वायर्ड प्रेशर से ज्यादा वो मिल जाता है। तो जब वो प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो जो पानी है वो जो भाप बन के वो कम उड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, चले मैं यहाँ पर ड्रॉप ही कर देता हूँ।
चलिए यहाँ पर ये इसको एग्जांपल देख लें। ये यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया हुआ है, तो एटम्स के मान जो फासला वो इस तरह का किया है। तो जब एटम्स के मान फासला ये है, तो जाहिर है कि जब आपने उसको बॉईल करना है, तो बॉईल का मतलब आपकी उसने फेस चेंज करनी है। तो फेस कैसे चेंज होती है कि आपने उसकी एटम्स में बॉन्डिंग को तोड़ना है। तो जब एटम्स में फासला कम हो, इसका मतलब एटम्स में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, तो प्रेशर जब ज्यादा होगा तो एटम्स के बीच फासला कम होगा। जब फासला कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो फिर आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यही वजह है कि प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है पानी के ऊपर। तो वो जो पानी उसको वो भाप पानी को उड़ने नहीं देता, क्योंकि उसने ऊपर से एक प्रेशर लगाया हुआ है। एटम्स के मन फासला कम कर देता है। एज अ रिजल्ट वो जो पानी है वो बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बावजूद वो क्या करता है, वो भाप नहीं बनता, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। जो हम कहते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो साथ में हम ये भी मेंशन करती हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेफरेंस भी देते हैं। पानी का अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट लेना है, तो वो आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मिलेगा। अगर आप प्रेशर ज्यादा कर देती हैं और या प्रेशर को कम कर देती हैं, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पानी का अगर आप पानी पर प्रेशर ज्यादा कर दें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बावजूद पानी वेपराइज में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर लगा हुआ है। एटम्स की मान फासला कम हो गया है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रेशर बढ़ाने से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो यही वजह है कि जब आप पहाड़ों पर या बुलंदी पर जाती हैं, तो चूंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो लिहाजा जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल होके भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो जो आपका खाना है वो प्रॉपरली वो जो है ना कुक नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 3 आठ तो उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है। देन फॉर अ पॉइंट एट डेप्थ H below the surface of the liquid of density P, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय। जैसे कि आपने देखा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मौजूद है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप पे कम होगा। ये मतलब बात हम कब करेंगे कि एक वेसल है उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, तो उसके वो लिक्विड रेस्ट पे मौजूद है, उसके प्रेशर को आप बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हाइट तो बढ़ेगी तो इसकी जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पी नॉट वो तो फिक्स है, एच है वो वेरिएबल है, रो फिक्स है और जी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट पे वो जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाएंगे, ये याद रखना कौन सा पानी, पानी वो है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक पानी। उसके केस में जो है ना प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर आप देख भी सकती हैं कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके ऊपर पानी की लेयर 3 है, तो जाहिर है कि जो आपके ऊपर मौजूद है लेयर सिर्फ वही आप पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लेट्स को 10 लेयर्स हो गई हैं, पहले आपको 3 लेयर्स कंप्रेस कर रही थी, अब आपको 10 लेयर्स कंप्रेस कर रही हैं। तो जाहिर है क्या रिजल्ट है, आपके जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा आप पे लगने वाला। और नीचे आ जाए, अब जो आपके ऊपर जो लेयर्स है वो और बढ़ गई हैं, तो जाहिर है कि आप पे फिर जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, pressure at any height at any depth in below the surface of the liquid।
तो आपके पे कोई भी आपको हाइट दी जाएगी, पानी के अंदर याद रखना, पानी के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड उस पर भी डिपेंड करता है। पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ और होगा, हनी का वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ और होगा। जी की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। जमीन पे वो ज़ाहिर कांस्टेंट होगा, चांद पे चले जाए वहां पर कुछ और प्रेशर होगा। अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे ये डिपेंड नहीं करता। शेप ऑफ कंटेनर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में आप देख सकती हैं सिर्फ हाइट का जिक्र है, डेंसिटी का जिक्र है और जी का जिक्र है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो इफ अ गिवन लिक्विड, सेम लिक्विड है, इज filled in vessel of different shapes to same height, the pressure at the base in each vessel will be same, क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। दो द वॉल्यूम आर वेट ऑफ द लिक्विड डिफरेंट वेसल विल बी डिफरेंट। तीन वेसल है और हर एक की जो है शेप डिफरेंट है। शेप डिफरेंट होने का मतलब है जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो भी डिफरेंट होगी। तो लेकिन जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है लिक्विड की। इन अ लिक्विड एट सेम लेवल, द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। इफ नॉट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, द लिक्विड कैन नॉट बी एड्रेस्ड। वो कह रहे हैं कि अगर प्रेशर सेम ना हो हर पॉइंट पर, तो वो फिर लिक्विड रेस्ट पे नहीं होगा, बल्कि वो मूव कर रहा होगा। दैट इज वाई height of the liquid is same in vessel of different shapes containing different amount of same liquid at rest when they are in communication with each other। तो ये सारे जो लिक्विड है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द लिक्विड वो यहाँ पर सेम है इन वैसे जो डिफरेंट शेप, और हर एक की जो शेप है वो भी डिफरेंट है। तो जाहिर है कि जब शेप डिफरेंट होगी तो फिर जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, अमाउंट हो वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। गज प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ हाइट, वो डेप्थ वाला प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको आप क्या बोलते हैं, गज प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन आपने करना है। अगर आपका होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है तो डेंसिटी आपकी स्केलर होगी, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन नहीं होती। ये डायमेंशन आ गई, यूनिट आ गया। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मीन्स द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम, तो ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, while density of a body means ratio of the mass of the body to the volume of the body। For a solid body, density of the body is equal to the density of substance। तो ये कह रहा है कि अगर आप सॉलिड ले लें तो सॉलिड के केस में आपकी जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है और जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ये दोनों सेम मीनिंग रखती हैं, ठीक है। अगर हॉलो बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन दैट ऑफ अ सब्सटेंस। इमिसिबल लिक्विड होते हैं जो आपस में वो डिजोल्वेबल ना हो, उनका बोलते हैं इमिसिबल, जो आपस में डिजोल्व ना हो सके। तो अगर आप उनको मतलब वो आपस में सेम कंटेनर पे डालती हैं
The liquid of highest density will be at the bottom, while that of lowest density at the top, and interface will be plane. दोनों की मान जो बाउंड्री होगी वो प्लेन होगी, और लोएस्ट डेंसिटी वाले ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के होंगे, लेस डेंस होंगे। हाईएस्ट डेंस का मतलब है कि वो बॉटम के नीचे रह जाएंगे। Sometimes instead of density we use the term relative density or specific density, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। relative density या specific density का मतलब क्या है? density of the body divided by density of water, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, वी डिनोमिनेटर में आते हैं इस वजह से। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी का मतलब आप इस तरह ले ले, एटम्स के दरमियान फासला याद रखने के लिए कि आप देख लें कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स के दरमियान फासला बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो एटम्स के दरमियान फासला कम हो जाएगा तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो अब डायरेक्ट जो जितने एटम के फासला ज्यादा होगा वो चीज गाढ़ी होगी, प्योर होगी, और जितने एटम का फासला कम होगा वो चीज उतनी पतली होगी। मैंने इस तरह याद रखा, आप इस तरह रख सकती हैं। पास्कल्स लॉ, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, प्रेशर एट एवरी पॉइंट, क्योंकि आप देखते हैं, आपने देखा था कि जो प्रेशर होता है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो इसलिए उसने बोला है कि जी को आपने क्या करना है? जी को आपने इग्नोर कर देना है। तो फिर एट रेस्ट प्रेशर हर जगह क्या होगा? सेम होगा। देन इंक्रीज इन, इसको आप बोलते हैं पास्कल लॉ। याद रखना है कि ये रेस्ट की बात हो रही है, अभी अब मूव हम नहीं किया, फ्लूइड को हम रेस्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो पास्कल आपका रेस्ट पे आता है, मोशन पे नहीं आ रहा। और दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन रेस्ट पे हो, और दूसरी कंडीशन ये हो कि जी की वैल्यू इग्नोरेबल हो। एग्जाम्पल इसकी पास्कल लॉ की हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इंटरव्यू में आपसे पास्कल लॉ की डेफिनेशन अगर पूछे तो साथ में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, तो फिर आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि जब आपने ये एग्जांपल देनी है तो आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस तरह काम करती हैं। तो इनकी क्या भी नॉलेज आपको होना चाहिए, फिर आप एग्जाम्पल दें। मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज बोलती हैं तो वो और एग्जाम्पल उसके रिलेटेड वो आप देती हैं, तो जो आप एग्जाम्पल दें वो एग्जाम्पल से रिलेटेड चीजें भी आपको आनी चाहिए, ताकि काउंटर क्वेश्चन अगर हो भी जाए तो वो फिर चीजें आपको अच्छी तरह से आती हों। क्योंकि ना ये आपके किस्म का फायदा भी है कि आप जानबूझ कर आपने उसने तो पास्कल की डेफिनेशन पूछ ली, अब उसके माइंड में पता नहीं और क्या क्वेश्चन आना था। आपने क्या किया? आपने पास्कल की डेफिनेशन बता के आपने साथ में एग्जाम्पल भी बता दी। अब आपने उसका जो माइंड है आपने कोशिश की एग्जाम्पल की तरफ डाइवर्ट करने की, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से इनसे रिलेटेड नॉलेज आपको आता था। तो अब मे भी वो कोई और तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, लेकिन जब आपने एग्जाम्पल इनका नाम ले लिया तो अब उसके अंदर भी थोड़ा सा आएगा कि इसने एग्जाम्पल तो दे दी, अब मैं इससे लेटर पूछ लूँ। अब यार ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो पूछ लेता है। हर एक बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। तो इमेजिन करें कि पहले जो उसने कुछ और क्वेश्चन करने थे, लेकिन आपने उसको डाइवर्ट खुद कर दिया कि आओ मेरे से इनसे प्रश्न पूछो, क्योंकि मेरा इन पे जो है ना ग्रिप मेरी अच्छी है। तो ये भी जब आपसे इससे लेकर वो क्वेश्चन करेगा तो फिर जाहिर है कि आपका चूंकि नॉलेज इसमें अच्छा है, आपने इस पे वर्कआउट करके किए हैं, तो फिर आप उससे जो क्वेश्चनिंग उसने करनी थी उसमें में भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, उससे फिर आप आ जाते हो। तो इस तरह भी आपकी जो है ना, आप जो वो इंटरव्यू को आप डाइवर्ट कर सकते हैं।
लेकिन सारा वही बात आ जाती है कि मेहनत पे आती है, तो इस तरह आपने इन चीजों पे करना होता है। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक का मतलब वाटर। इट इज यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड इफ अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन सी। बस ये लाइन है। थोड़ी सी फोर्स देकर आप हैवी लोड को आप उठा सकती हैं। और ये किसको फॉलो कर रहे हैं? पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंटररेटर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये किसकी एप्लीकेशन है? पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। अब तीसरा नेक्स्ट टॉपिक था अर्शिमिदस प्रिंसिपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसको रखते हैं। आज के लिए फिर इतना ठीक है। चाहिए कि और पढ़ाऊं फिर? क्योंकि अर्शिमिदस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। कौन सा क्वेश्चन है सर? अच्छा, वो वेक्टर वाला। उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वेक्टर्स कैन बी एडेड। तो उसका फिर मैंने ऑप्शन दिया था कि एक ऑप्शन है, ऑप्शन आई थिंक को मैंने हेड टू टेल रूल था, ऑप्शन ए। और दूसरा ऑप्शन बी था ये अरिथमेटिक रूल। और तीसरा ऑप्शन था बोथ, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो देखिए, क्वेश्चन पे आपने ध्यान करना होता है। अल्फाज का जो हेर फेर होता है उसको आपने माइंड में रखना होता है। तो क्वेश्चन था वेक्टर्स कैन बी एडेड। तो ये कैन बी की अगर आप उसको उर्दू ट्रांसलेशन करें तो क्या बनता है? वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। ये नहीं है कि वेक्टर को ऐड किया जाता है। किया जाता है वो डिफरेंट है, किया जा सकता है वो डिफरेंट है। तो अब उसमें था ऑप्शन हैड टू टेल रूल। तो जाहिर है कि वेक्टर्स को आप हैड टू टेल रूल से ही ऐड करती हैं। जो दूसरा ऑप्शन था वो अरिथमेटिक रूल। अब उसमें अरिथमेटिक रूल में वो वर्ड आ रहा था। तो अरिथमेटिक का मतलब क्या है? जो सिंपल हमारा जो अलजेब्रा होता है कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या वेक्टर को जब हम ऐड करती हैं, पूरे जो प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आता है या नहीं आता? बताएं। 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता? 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन कब आती है? जब एंगल 180 डिग्री हो। तो यानी कि ये कैन बी के अंदर सारा कुछ आ जाता है। मे बी के अंदर, कैन बी के अंदर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, इसके अंदर से पॉसिबिलिटी पूछी जाती है। हाँ जी, पैरेलल वो उसके अंदर आप वो ऐड करती हैं तो वही और एंटी पैरेलल के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत आएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना कि वेक्टर्स आर एडेड बाय, तो जब ये आना था कि वेक्टर्स आर एडेड है, तो फिर आपने ठीक करना था हैड टू टेल रूल। क्योंकि आर का मतलब है कि वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो वेक्टर्स को ऐड हैड टू टेल रूल से ही किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। हैड टू टेल रूल से आप कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकती हैं मैक्सिमम? हाँ जी, हैड टू टेल रूल वो मेथड है कि जिससे आप इनफाइनाइट वेक्टर्स को आप ऐड कर सकती हैं। एन वेक्टर्स बोले या इनफाइनाइट वेक्टर्स आप बोल सकते हैं। और फिर दूसरा बात आ जाता है जो आपका पैरेललोग्राम ऑफ मेथड है। इससे कितने वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है? पैरेललोग्राम ऑफ जो मेथड आपने पढ़ा था।
इससे आप 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर सकती हैं, नहीं 2 वेक्टर्स को ऐड करती हैं, 3 नहीं 2 वेक्टर्स, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम बनानी होती है तो पैरेलल शिफ्टिंग आप करती हैं तो वो 2 वेक्टर्स होती हैं। चलें ठीक है, बाकी फिर आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। याद करवा दीजिएगा, मैंने करना था आंसर लेकिन वो टाइम नहीं मिलता या याद नहीं भूल जाता है।